हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज हम सिविक्स में पॉलिटिकल थिंकर्स में उदारवाद पढ़ेंगे। और इससे पहले उपयोगितावाद की हमने वीडियो कंप्लीट कर ली है। 3 वीडियो मैंने अपलोड किया था उपयोगितावाद की, जर्मी बंथन की। तो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले की वीडियो प्ले लिस्ट में जाए, जरूर देखें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल थिंकर्स में उदारवाद टॉपिक हमारा है। ठीक है, देखिए उदारवाद क्या है। सामंतवाद के पतन के बाद राजनीति को बाजार अर्थव्यवस्था के अनुरूप मोड़ देने के लिए अस्तित्व में आया था। और प्रारंभ में व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर शक्तिवाद को अपनाया। पहले क्या किया था, व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर और इसने शक्तिवाद को अपनाया, किंतु बाद में समूहों के महत्व को इसने स्वीकार किया और फिर उसके बाद बहुलवाद को अपना लिया। तो इस तरीके से उदारवाद का अस्तित्व में आया। और आरंभ में उदारवाद ने मुक्त बाजार व्यवस्था को क्या किया, सर्वहित का साधन माना। ठीक है, मुक्त बाजार व्यवस्था को। और हस्तक्षेप की नीति का भी इसने क्या किया, समर्थन किया उदारवादी विचारकों ने। किंतु बाद में क्या हुआ कि बाजार व्यवस्था को सर्वहित के अनुरूप नियमित करते हुए कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत इन्होंने अपना लिया। बाद में क्या किया, कल्याणकारी राज्य का इन्होंने सिद्धांत अपना लिया। और देखिए जो उदारवादी हैं वो व्यवहारिक रूप में कह सकते हैं कि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। और इसके अनुसार क्या है कि स्वतंत्रता व्यक्ति का प्राकृतिक तथा जन्मसिद्ध अधिकार है उदारवादियों के अनुसार। इसलिए व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या करे, अपने विवेक यानी जो उसका विवेक है उसके अनुसार वो कार्य करे। और उसके ऊपर इस क्षेत्र में किसी बाहरी सत्ता का नियंत्रण बिल्कुल भी ना हो। लास्की ने भी कहा था कि उदारवाद का स्वतंत्रता से सीधा संबंध है, क्योंकि उसका उदय ही जन्म अथवा धर्म के आधार पर प्राप्त किए गए जो विशेषाधिकारों का विरोध करने के लिए किया गया है। और उदारवादियों के अनुसार राज्य का जो है सीमित क्षेत्र होना चाहिए, यानी राज्य अधिक व्यक्ति पे नियंत्रण न करे। यानी जो उपयोगितावादी विचारधारा थी उससे मिलती जुलती उदारवादी भी विचारधारा है। ठीक है, तो उदारवाद की प्रमुख समस्या व्यक्ति और सत्ता के संबंधों पर पुनर्विचार की थी। ठीक है, व्यक्ति और शासन सत्ता के संबंधों पर पुनर्विचार करने की थी। और इस दृष्टि से उदारवादी चिंतन तथा व्यवहार में दो बातों पर बल देते हैं। किन बातों पर, दो बातें हैं प्रमुख रूप से। एक पहली बात क्या है कि उन्होंने एक तो निरंकुशता की जगह व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया। ठीक है, निरंकुश शासन की बजाय क्या किया उन्होंने, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया। दूसरा पॉइंट क्या है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाए। यानी कोई भी व्यक्ति है उसको अपने विवेक के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाए। उसको अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का, अपने विचार व्यक्त करने का स्वतंत्र अवसर दिया जाए। यानी उस पर किसी प्रकार का कोई भी नियंत्रण न किया जाए। ठीक है, यानी कम से कम राज्य का नियंत्रण व्यक्ति पर हो, इसका सीधा सीधा मतलब ये है। ठीक है, उदारवाद के अंग्रेजी पर्याय लिबरलिज्म की व्युत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द किससे हुई, लीवर से हुई है। ठीक है, किससे हुई है, लीवर से हुई है। और जिसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है स्वतंत्रता। उदारवाद की संकल्पना स्वतंत्रता के विचार के साथ क्या है, अधिक घनिष्ठता और निकटता से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो लीवर शब्द से इसकी उत्पत्ति है। कई बार पूछ लेता है ये भी कि किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, तो लीवर शब्द से हुई है। और अंग्रेजी इसका पर्याय जो है लिबरलिज्म। उदारवाद का घर क्या रहा है, क्या माना जाता है, उदारवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो उदारवाद का जो घर माना जाता है वो इंग्लैंड माना जाता है, क्योंकि 19वीं शताब्दी के आरंभ में इंग्लैंड में उदारवाद का उदय हुआ। उदारवाद का विरोध करने वाली एक प्रवृत्ति के रूप में हुआ था एक तरीके से। ठीक है, एक विचारधारा के रूप में उदारवाद का आरंभ 16वीं 17वीं शताब्दी में हो गया था। ठीक है, और उदारवाद की परंपरा में जॉन लॉक को उदारवाद का जनक तथा 1688 की जो क्रांति हुई थी इंग्लैंड में, क्रांति को उदारवाद की विजय का प्रतीक माना जाता है। तो जॉन लॉक को क्या माना जाता है, उदारवाद का जनक माना जाता है। और यद्यपि उस समय यह नाम प्रचलित प्रथा 18वीं शताब्दी में इसे आगे बढ़ाने वाले जो विचारक थे वो थे मांटेस्क्यू थे, थॉमस पेन थे, रूसो भी थे और बेंथम भी थे।
ठीक है। मैकबर्न के अनुसार क्या है कि एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है। मैकबर्न कहते हैं, परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है और परिभाषा पूछी जाती है तो जरूर याद कर लें। ठीक है। तो मैकबर्न क्या कहते हैं कि एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है। इसमें से एक क्या है, लोकतंत्र है, और दूसरा क्या है, व्यक्तिवाद। पहला क्या है, लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र है, और दूसरा क्या है, व्यक्तिवाद है। ठीक है, दूसरा व्यक्तिवाद है। तो उदारवाद दो पृथक तत्वों का सम्मिश्रण है और एक लोकतंत्र है, दूसरा क्या है, व्यक्तिवाद है। यानी व्यक्ति को अधिक महत्व दिया गया है राज्य की अपेक्षा। उदारवाद का अर्थ और परिभाषा थोड़ा सा समझेंगे तो लास्की के अनुसार उदारवाद की परिभाषा देना कोई सरल काम नहीं है, क्योंकि मैं कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र ही नहीं अपितु दिमाग में रहने वाली एक आदत भी है, लास्की कहते हैं। हैकर ने कहा है, हैकर की परिभाषा है कि राजनीति की शब्दावली में उदारवाद क्या है, एक सामान्य धारणा बन चुका है। राजनीति की शब्दावली में उदारवाद क्या है, एक ऐसी सामान्य धारणा बन चुका है कि इसकी सटीक परिभाषा देने वाला तो कोई बहादुर व्यक्ति ही होगा। वह व्यक्ति के प्रति एक दृष्टिकोण है और व्यक्ति और राज्य तथा व्यक्ति के संबंधों के बारे में क्या है, ये एक विचार है। ठीक है। उदारवाद का सारभूत अर्थ क्या है, स्वतंत्रता है, क्योंकि व्यक्ति को अधिक महत्व देता है, लोकतंत्र को अधिक महत्व देता है उदारवादी जो विचारधारा है। तो इससे क्या है कि वो सारभूत इसका एक अर्थ है तो वो है स्वतंत्रता है, यानी अधिक से अधिक व्यक्ति को स्वतंत्र रहना है और स्वतंत्र छोड़ देना है। वह प्रतिबंधों से व्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने विश्वास के अनुसार क्या करेगा, कार्य करने की वह स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। सार्टोरी ने परिभाषा दी है कि मोटे तौर पर उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा तथा संवैधानिक राज्य का सिद्धांत तथा व्यवहार है, सार्टोरी ने कहा है। उसी में देखेंगे हॉबहाउस ने कहा है कि ये कहते हैं कि उदारवाद का संबंध इस धारणा से है कि समाज का निर्माण व्यक्तित्व की स्वयं निर्देशित शक्ति के आधार पर जो है आधार पर क्या है, कहते हैं कि समाज का निर्माण व्यक्तित्व की स्वयं निर्देशित शक्ति के आधार पर कुशलता पूर्वक किया जा सकता है। ठीक है, यानी उदारवाद का संबंध इस धारणा से है कि जो समाज का निर्माण है वह व्यक्तित्व की स्वयं निर्देशित शक्ति के आधार पर कुशलता पूर्वक किया जा सकता है और केवल इसी नींव पर सच्चे समाज का निर्माण किया जा सकता है। जो ये नींव है उसी के आधार पर सच्चे समाज का निर्माण किया जा सकता है। अतः स्वतंत्रता केवल व्यक्ति का अधिकार ही नहीं अपितु वह समाज की आवश्यकता भी है। यानी स्वतंत्रता सिर्फ व्यक्ति का अधिकार ही नहीं, अधिकार तो है ही, अपितु क्या है, वह समाज के लिए आवश्यक तत्व है और समाज की आवश्यकता भी है। ठीक है, आगे चलेंगे हम थोड़ा सा और उदारवाद की विशेषताएं देखेंगे। देखिए, जैसे कि उदारवाद व्यक्तिवादी व्यक्तिगत समर्थन चाहता है, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता का ये समर्थन करता है। राज्य का सीमित इसमें क्षेत्र होना चाहिए, प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता देता है। उदारवादियों का विचार है कि व्यक्ति के अधिकार क्या है, प्राकृतिक है। इसीलिए जॉन लॉक के कहा है कि जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता व्यक्ति के क्या है, प्राकृतिक अधिकार है। जॉन लॉक ने कहा है कि जीवन, ठीक है, जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता क्या है, व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है और राज्य का निर्माण इन अधिकारों की क्या है, उसकी रक्षा के लिए हुआ है। ठीक है, इन अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण हुआ है। इसी में एक पॉइंट ये भी है कि जो व्यक्ति साध्य और क्या है, इसमें राज्य साधन है। उदारवादी मानते हैं कि उदारवादियों को मान्यता है कि उदारवादी कहते हैं कि एक मान्यता है कि व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति साध्य है। ठीक है, वो साध्य है, जबकि राज्य क्या है, साधन है। व्यक्ति ने समाज, राज्य तथा अन्य संस्थाएं निर्मित की है और वो उसके विकास में सहायक बने। और उदारवादियों के अनुसार समाज व राज्य क्या है, कृत्रिम संस्थाएं हैं। ये कहते हैं उदारवादी कि जो समाज और राज्य है वो क्या है, कृत्रिम संस्थाएं हैं, आर्टिफिशियल संस्थाएं हैं और इन सब संस्थाओं का अस्तित्व ही व्यक्ति के लिए हुआ है। ठीक है, तो इसमें उदारवाद की विशेषताएं हैं। जैसे हेलोवेल के अनुसार संगठित उदारवाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला क्या है, संपूर्ण मानवीय व्यक्तित्व तथा व्यक्तियों की आत्मिक समानता में विश्वास।
पहला पॉइंट है संपूर्ण मानवीय व्यक्तित्व तथा व्यक्तियों की आत्मिक समानता में विश्वास है, यानी मानवीय व्यक्तित्व होना चाहिए और व्यक्तियों की जो आत्मिक है उसमें समानता में विश्वास। दूसरा क्या है, व्यक्तिगत इच्छा की स्वायत्तता, यानी व्यक्तिगत जो इच्छा है उसकी स्वतंत्रता। व्यक्ति के विवेक और अच्छाई में विश्वास, विशेषता में व्यक्ति का अपना विवेक होना चाहिए, उसकी अच्छाई में विश्वास होना चाहिए। मानवीय व्यक्तित्व के आधार पर ऐसे व्यक्ति के अधिकारों को विश्वास जिन्हें उन्हें छीना नहीं जा सकता। ठीक है, उसके बाद है राज्य की उत्पत्ति का कारण सहमति है, अतः राज्य व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए। यहाँ पे 5th पॉइंट रहेगा और यहाँ पे 6 रहेगा, ये 7 रहेगा। पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया। तो देखिए, अतः राज्य व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए है। 6 पॉइंट है व्यक्ति और समाज का संबंध परस्पर समझौते पर आधारित है। उदारवादी मानते हैं कि व्यक्ति और समाज का जो संबंध है वो क्या है, आपस में समझौता है, एक समझौते पर आधारित है व्यक्ति और समाज का संबंध। 7th पॉइंट है कानून सर्वोच्च है क्योंकि सामाजिक व्यवस्था आज्ञा की बजाय कानून द्वारा बेहतर सुरक्षित हो सकती है। उसके बाद 8 पॉइंट है और ये 9 पॉइंट 10 पॉइंट। तो 8 पॉइंट है सरकार नहीं अच्छी है जो सबसे कम शासन, सरकार वही अच्छी है, ठीक है, यहाँ पर वही अच्छी है जो सबसे कम शासन करे। ठीक है, यानी वही सरकार अच्छी होती है जो कम से कम शासन करे, व्यक्ति पर कम से कम दबाव करे, कम से कम नियंत्रण लगाए। अगला पॉइंट है व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता में विश्वास। ठीक है, उसके बाद है यानी व्यक्ति के जीवन के जो सभी क्षेत्र हैं उसमें स्वतंत्रता में विश्वास। और उसके बाद है अगला पॉइंट 10 पॉइंट आर्थिक क्षेत्र में पूर्व मुक्तता तथा आर्थिक मामलों में शासन का हस्तक्षेप। ठीक है, यानी आर्थिक मामलों में भी शासन का हस्तक्षेप उतना अधिक नहीं होना चाहिए और मुक्तता भी होनी चाहिए आर्थिक रूप से। नेक्स्ट है उदारवाद का विकास। उदारवाद के विकास में यूरोप में जिन परिस्थितियों का विशेष योगदान रहा है वे हैं, उदारवाद क्या है, यूरोप की 2 महान क्रांतियों सांस्कृतिक पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन की एक उपज है। क्या है उदारवाद, यूरोप की 2 महान क्रांतियां हुई थी जिसमें सांस्कृतिक पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन की एक उपज माना जा सकता है। पुनर्जागरण राजनीति में मानवतावाद तथा धार्मिक सुधार से व्यक्ति की विवेक शक्ति में लोगों का विश्वास दृढ़ हुआ और व्यक्तिवाद को क्या हुआ, बढ़ावा मिला। 16वीं 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक क्रांति के फलस्वरूप वैज्ञानिक विधि को प्रोत्साहन मिला और यह विधि उदारवाद की आधारशिला बन गई। ठीक है, उसके बाद है 18वीं शताब्दी की बौद्धिक क्रांति ने इस विचार को आगे बढ़ावा दिया कि मनुष्य तर्क बुद्धि विवेक जीवन के किसी भी क्षेत्र में सत्य का पता लगाने का सर्वोत्तम साधन है। औद्योगिक कोटि के परिणाम स्वरूप समाज में एक नए मध्यम वर्ग का जन्म हुआ जिसमें सामंतवाद पर आधारित विशेषाधिकारों को चुनौती दी गई तथा मानव मात्र के लिए अधिकार स्वतंत्रता तथा समानता का नारा बुलंद किया गया। लास्की कहते हैं कि लास्की के शब्दों में उदारवादी परंपरा के जन्म की व्याख्या की जा सकती है कि इसके जन्म के साथ साथ आर्थिक शक्ति एक उच्च वर्ग जमींदारों के हाथ से निकलकर दूसरे वर्ग मध्यम वर्गीय व्यापारियों के हाथ में आ गई। लास्की के शब्दों में क्या है कि उदारवादी परंपरा के जन्म की व्याख्या की जा सकती है और इसके जन्म के साथ साथ आर्थिक शक्ति एक उच्च वर्ग, ठीक है, जमींदारों के हाथ से निकलकर क्या हुई, दूसरे वर्ग मध्यम वर्ग व्यापारियों के हाथ में आ गई और आर्थिक शक्ति के साथ साथ राजनीतिक सत्ता का भी स्थानांतरण हो गया। ठीक है, ज्ञान के क्षेत्र में प्रकाशित सत्य को अमान्य ठहराते हुए तर्क और विवेक को महत्व देकर विज्ञान की उन्नति तथा उद्यम की स्वतंत्रता को उदारवाद ने क्या किया, बढ़ावा दिया। और उदारवाद के ऐतिहासिक विकास क्रम में उदारवाद के 2 स्तर पहचाने जा सकते हैं जिसमें पहला है चिरसम्मत उदारवाद और दूसरा है आधुनिक उदारवाद, जिसे डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इसे हम पूरा कंप्लीट करेंगे आगे, उदारवाद और आधुनिक उदारवाद, उसके बाद आलोचना भी हम इसकी करेंगे। तो सारी वीडियो मैं अपलोड करूंगी और आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी वीडियो और पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।